मेरा जो टच था विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटी, वो उतना अच्छा नहीं था। और क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ऐसा भी नहीं था कि कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर दी थी, तो आई स्टार्टेड एक्चुअली जस्ट बिफोर एग्जाम ओनली, लाइक एक साल एग्जाम देने से पहले ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो हो सकता है कि मेरा टाइम जो मुझे देना चाहिए था मैं उतना नहीं दे पाई फॉर ब्रशिंग अप दी जनरल स्टडीज। सो मैंने फिर पढ़ी अपनी स्ट्रैटेजी में, क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे के मुझे एक्सपीरियंस भी आ गया। तो आई ट्राई टू रिमूव माई शॉर्ट कमिंग्स, और मैंने बहुत ही कॉन्शियसली डेलिबरेटली उस पर ही काम किया। और फिर जब फ्रेंड्स मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो आई गॉट माई इंटरव्यू कॉल ऑल्सो, एंड मेरा सिलेक्शन भी हुआ। इन माई बैच आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 13th। देन आई got my mark sheet, and to my happy surprise कि मेरे जो मार्क्स थे वो जीएस में ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू माई कोर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। माई ऑप्शनल्स वर कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट उससे ज़्यादा नंबर मेरे जीएस में आए थे। तो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, और बहुत ही प्रैक्टिकली आप देखें कि प्रैक्टिकली आपको फेलियर से अगर आप नहीं सीखोगे, सो हैड आई नॉट deliberately try to remove my or overcome my shortcomings, हो सकता है मैं दोबारा से फेल ही होती, फिर नंबर थोड़े बहुत इंक्रीज होते, उतने नहीं इंक्रीज हो पाते, क्योंकि कॉमर्स अदरवाइज ऑल्सो इज एन एवरेज स्कोरिंग ऑप्शनल। बहुत हाई मार्क्स इन जनरल नहीं आते हैं। सो माई पॉइंट इज दैट यू हैव टू हैव your strategy for overcoming failure, and what could be that strategy. So what could be that strategy? That is important. So first important point is that analyze your failure, why you failed. आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, आपका इतना कट ऑफ जा रहा है, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, एंड देन इफ यू आर फेलिंग देन हाउ डू यू ओवरकम दोज शॉर्टकमिंग्स। सो उसमें फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज के लिए मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो एग्जामिनेशन है फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है मेंस का, क्योंकि प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग। इंटरव्यू में आप पहुंचोगे तो एवरेज मार्क्स इन जनरल यू विल बी एबल टू स्कोर, बिकॉज वहां तक गए हो तो कुछ काबिलियत तो ऑलरेडी है। सो आपकी जो रैंक है, आपका जो सिलेक्शन है, मेंस के स्कोर पे डिपेंड करता है। तो अगर रिपीटेडली उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है, या आपके जो नोट्स हैं उस नोट्स को आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो। वी शुड नेवर ब्लेम द स्टडी मटेरियल। मैं एक स्टूडेंट से एक बहुत ब्लंटली ये बात बोलती हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि हमने एक्स पढ़ा था, हमें वाई पढ़ लेना चाहिए था। सी प्लस एंड माइनस ही होता है स्टडी मटेरियल। And we know when we are going for civil services examination, there are few very famous and well accepted books. या जब मैं कॉमर्स में पढ़ाई कर रही थी, जब मैं बीकॉम ऑनर्स में थी, तो श्रीराम कॉलेज में वही प्रोफेसर्स हैं पढ़ाते हैं जिनकी आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि बुक्स तो वही हैं। तो नंबर आप स्टडी मटेरियल को ब्लेम करने से बेटर ये है कि क्या आप उसको यूज कर पा रहे हो, आर यू एबल टू reproduce it in the way the examiner is seeking the information. So इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, आपने कुछ के नोट्स बनाए हैं, आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है रिवीजन का या नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, जब भी हम फेलियर्स की बात करते हैं कि हमें वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू कीप एनालाइजिंग, वी हैव टू डेवलप आवर स्ट्रेंथ। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, कि 10 चीज़ें मैनेज करनी है, आपको कॉलेज की लाइफ भी इंजॉय करनी है, आपको सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं, बट साथ ही साथ में अगर ये एग्जाम देना है या कोई और भी एग्जाम देना है, एनीथिंग यू आर अपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट फेथ एंड कमिटमेंट विद आवर ओन सेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो सच्चाई के साथ, वो ट्रूथफुलनेस के साथ आपको मेहनत अगर आप करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो सिर्फ एक स्टेटस सिंबल को अपने साथ एसोसिएट करने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। बच्चे दूर से आते हैं, दिल्ली के बाहर से शहर आते हैं, शहरों से भी आते हैं, और वो यहाँ पे क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसा है
वो यहाँ एडमिशन लेके बैठ जाते हैं and they are just whiling away time. It is criminal, I would say. You are playing with your emotions, you are playing with emotions of your family, you are wasting your resources. और ये जो जीवन आपको एक मिला है, मैं देखिए कोई मॉरल पुलिसिंग मैं कभी भी कहीं नहीं करती हूँ, बट जो ठीक है वो बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि आपने मुझे एक मेंटर के रूप में यहाँ बुलाया है. I am not here to say all the rosy words to you. I will only say what I have experienced. I am a parent now also. 2 बच्चे हैं मेरे, मैं उनकी भी अपग्रोइंग मैं देख रही हूँ कैसे हो रही है उनकी अपग्रोइंग. What are they doing? There was some podcast show जिसमें वो उस टाइप के obscene and vulgar comments किसी ने दिए. But friends, बात ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये पहली बार ऐसा हुआ, क्या पहले भी ऐसा होता आया है? और पहले भी होता आया है तो इसका मतलब वो कंटेंट कोई ना कोई कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए ये लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं. तो हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं भाई? हम पहले क्यों नहीं उनको डिस्करेज कर रहे? एंड यू नो, मेरी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे इज एट अ गुड लेवल, दैट आई एग्री, बट वो बनाने के लिए भी, वो कंटेंट बनाने के लिए भी एफर्ट लगते हैं. तो अगर कोई उस लेवल का कंटेंट उस माइंडसेट से बना रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके पास कुछ एल्गोरिदम है, उसके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो उसको बता रहे हैं ये चीज कि हमारा कंज्यूमर बेस इंस्टाग्राम पे XYZ है और उसमें इतना परसेंटेज जो है वो ये चीजें देख के खुश है. उसके यूट्यूब पे अगर वो इस टाइप की वीडियो डालेगा तो वो मल्टीप्लाई होंगे एंड ही और शी कैन मोनेटाइज दैट अकाउंट. So you know, are only those people culprit? No, I feel the society is culprit. ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम क्यों उनको encourage किए शुरुआत में और किस तरीके से उनको हमने ये प्रूव किया कि हाँ आप डालिए, हम लाइक करेंगे, हम शेयर करेंगे. और एक बात सोचिए कि इस टाइप के कंटेंट को अगर हम बार बार देख रहे हैं तो क्या ये हमारे माइंड को अफेक्ट नहीं कर रहा? Is it not kind of degrading our mindset? or are we readily accepting कि ठीक है, नहीं ये तो है, ये जो vulgar language है, ये जो गालियां हैं, this is part of our culture. If we feel कि yes this is accepted, then okay, then we don't criticize. But if it is not, then we have to have that much courage not to follow them. We have to have that much courage to stop it. At least हम ये मैसेज तो दे ही सकते हैं सब मिलके कि सोसाइटी में we have some set norms, we have some set fabric in the society which has to be followed. And even we are seeing कि even at OTT platforms now so many series, web series are coming in which they can use any kind of words. I know there are regulations, but the regulations are not enough probably because it is increasing day by day. So it is also not possible, ये possible भी नहीं है, पुलिस के द्वारा भी possible नहीं है या साइबर पुलिसिंग के द्वारा भी possible नहीं है कि वो इस टाइप के कंटेंट को हर बार रिमूव कराएं. सो इम्पोर्टेंट क्या है, हम कंज्यूमर हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इन सब का जो भी ऐसा कंटेंट आते हैं उसको ना देखें, उसको बॉयकॉट करें या उसके बारे में वी प्रोटेस्ट और वी डू नॉट encourage it. So friends, coming back to the theme of how do we pursue our growth, because there is another speaker and principal ma'am has also joined. I remember meeting her very fondly during my last visit at the Hansraj College premises, and she was very appreciative, very encouraging. So just to conclude, I am also reminded of one more acronym which I recently shared with some students at IMT Nagpur, and they were relating to how you can be the change, how I can be the change, how we all can be the change. And therein I spoke to them about 5 C's. The 5 C's of change. The first C is your conviction. Your conviction, your self-belief, your positivity, your self-motivation is most important. The next important C is your courage. Because you know the path which you are going to take may not be
that smooth. बट उस पथ पे चलते जाना है। दशरथ मांझी का एग्जाम्पल, जिन्होंने गया के आगे राजगीर जिले में उन्होंने 55 किलोमीटर का रास्ता कुल्हाड़ी से अपने आप उन्होंने काट के बनाया। सो इट टेक्स करेज, एंड देन once you start, once you have that conviction, once you have that courage, what is also required is a consistency, because you may not achieve success in your first effort, in your first attempt. So consistency is very, very important, friends. And then another important thing which is very, very important is your collaboration. You may not be able to achieve in your individual capacity. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, बट हो सकता है आप अपने स्तर पे ना कर पाएँ, तो इसीलिए collaborate with like-minded people, collaborate with people who are willing to do good work for the society. And then the fifth and also very important component is the compassion. You have to lead with empathy. You have to be compassionate. You have to have that kind of feelings for others, feelings for the society. So this is important that we have, if we want to be the change, how do we align our personal goals with the aims and ambitions of the society. अगर हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो विकसित भारत के सपने में हर देश के नागरिक का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना हम सोच सकते हैं, जितना भी आप सोच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है तो ही आप कुछ कर पाएंगे। You choose any field and then you can contribute positively. A session like this, a motivational session like this, which makes you brainstorm, is also your contribution towards विकसित भारत, क्योंकि आप अच्छे विचारों को कोलैबोरेट कर रहे हो, आप अच्छे विचारों की जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा दे रहे हो। So therefore, let us all keep contributing, and if we keep believing in our own self and if we have 100% genuine efforts, so not even कोई भी हमें रोक नहीं सकता। और आपकी जो शक्ति है खुद ही हमें पहचानना है और उसमें 100% अपने एफर्ट्स देते रहना है। स्वामी विवेकानंदा जी की पंक्तियों से मैं एंड करना चाहूँगी कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल योर गोल इज अचीव्ड, कि आप उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो जब तक उसे प्राप्त ना कर लो। तो युवा शक्ति में वो सब पोटेंशियल है, युवा शक्ति में वो सब स्ट्रेंथ है। Let us all keep contributing towards nation building. Thank you so much for inviting me over here. जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts. Your dedication and leadership truly inspire us all. आज का दिन एक और वजह से खास है, क्योंकि आज उड़ान की पहली मैगजीन अदवन का शुभारंभ हो रहा है। अदवन यानी यात्रा, यह सिर्फ एक मैगजीन नहीं बल्कि उन अनुभवों का संग्रह है जो हमें शिक्षा के दायरे से बाहर जीवन की असली सीख देते हैं। हमारी सोसाइटी की सर्वप्रथम पत्रिका अध्वन के अनावरण हेतु मैं सम्माननीय प्राचार्य महोदया, हमारे मंचस्थ सम्मानित अतिथिगण, समिति संयोजक श्री विकास सिंह सर, समिति अध्यक्ष अर्पित यादव, सभागार में उपस्थित हमारे अन्य आचार्यगण से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आके इस श्रृंखला में जुड़कर हमें कृतार्थ करें। उड़ान के लिए ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है, अपूर्व गौरव और अन्यतम उत्साह का क्षण है। वर्षों का पुरुषार्थ मानो एक साथ एक क्षण में आज फलित हो रहे हैं। यह पल उड़ान के नए प्रयासों की दिशा में एक छोटा सा कदम है। उड़ान ऐसे ही नए प्रयास करता रहेगा और आगे भी ऐसे ही नए विचारों को जन्म देता रहेगा। Passion, discipline and mentorship defines our second speaker, Mr. Ravi Kapoor sir, an ex-IRS officer who cleared the exam on his first attempt and become an IRS officer. Found his true calling not in power corridors but in mentoring future civil servants. He resigned from his job and started mentoring students. From bringing the gap in traditional education to personally guiding thousands of aspirants, he has impacted the lives of over 1.4 lakh students.
Let's welcome Mr. Ravi Kapoor sir with a huge round of applause. The point is, why have you come? What has brought you here? ये कंपल्सरी तो नहीं है ना? अपनी मर्जी से आए सब लोग। Why? 2-3 options, possibilities. So that you are probably influenced by some of the people on the social media, but that is not the real thing. बात ये है कि कुछ ना कुछ तो हो. Why are you sitting here in the middle of the afternoon listening to these people? ये जो relentless growth वाला एक एजेंडा है ना, the whole point of it is there is something inside you that is itching. एक itch खुजली है जो आप आपको पता है there is a certain reaching out into the future. ऊपर नहीं सीधा कर लीजिए वॉइस कम आ रही है। So there is this reaching out into the future जो आपको चाहिए। आपके लिए strategic plan हो सकता है, आपके लिए reason हो सकता है, आपके लिए motivation हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। Most likely it might be hazy at this point क्योंकि अभी आप छोटे हो। But मैं आपको बताता हूँ what was my condition when I was in your situation. आप बहुत ज़्यादा आगे हो मुझसे। I was completely lost. अभी जहाँ हम बैठे हैं उससे कुछ दूरी ही there is a gym, very famous gym. मैं वहाँ जब मैं आपकी बात मैं ऐसे समय में ट्रेनिंग करता था। मैं उस जिम में जा रहा था और मैं ट्रेनिंग था। I used to go to bodybuilding training because I was under the influence. इस भावना में कि you should follow your passion. You should follow your passion is the normal advice that is given ना. अब उस passion follow करा मैंने I did it. जब मैं मिस्टर दिल्ली बना and I was completing bodybuilding etc. No exposure to college or social life at that time. उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया जो मुझे कॉलेज और स्कूल ने नहीं सिखाया कभी भी वो मैं जिसने सीखा मैं सीखा कि लाइफ में होती है पेन और उसका सबसे प्योर फॉर्म होता है फिजिकल अगर आपने वो बर्दाश्त कर ली तो आप कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हो मुझे उसने सिखाया कि रोटी और पानी भी कभी कभी रोकना पड़ जाता है फॉर अ गोल रोका और जो चाहिए था वो मुझे मिल गया बट मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होती और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको गलती ना करो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सेटिस्फैक्शन वॉज नॉट देयर ये जो रिलेंटलेसनेस है ना यही आप में भी है क्योंकि आप यहाँ बैठे हो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो वो आपको ढंग से बैठने नहीं देती विल ऑलवेज बी रेस्टलेस एंड दैट इज गुड व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है ठीक है बॉडी बिल्डिंग एथलेटिक्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के मेडल आ रहे हैं बट क्यों नहीं हो रही है बट दिस रिलेंटलेसनेस क्यों मैं शांति से नहीं बैठ पा रहा आई एम नॉट हैप्पी यू नो आई एम नॉट अ स्ट्रेट एरो लाइक दीज अदर गेस्ट तो बहुत मतलब टॉपर टाइप के लोग हैं आई एम नॉट अ स्ट्रेट एरो एट ऑल बिल्कुल ट्विस्टेड एरो एंड आई एम अ रिस्क टेकर सो आई डिड एट दैट पॉइंट बॉडी बिल्डिंग बिकॉज आई वांटेड टू फॉलो पैशन में देखते क्या होता है बेटा सीख होता है ना लोग कहते हैं कि पैशन के साथ लाइफ जो है अपनी शॉर्ट हो जाएगी वो ये कुछ शॉर्ट नहीं नथिंग देयर वाज अ मेडल जो अभी भी घर में पड़ा है और उसके अब जंग लग चुका है वो मेडल तो चलो सड़ सा गया है बट दी क्वालिटीज एंड द पावर इट हैज गिवन मी इज नॉट वेंट रेस्टलेसनेस इस हद तक थी कि फिर मेरे को मुझे लगा कि इससे कोई बात नहीं बन रही है बात इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज इट इज टू सेल्फिश बॉडी बिल्डिंग टू सेल्फिश सेल्फ ओरिएंटेड खुद ही पे फोकस करे जा रहे हो खुद ही को पीछे में देखते रहते हो खुद ही की बॉडी में बनाते रहते हो खुद ही सोचते रहते हो जब मैं ये करूँगा वो सब ठीक है एज एन इंडिविजुअल एथलीट बट इट डजंट गेट यू दैट सेटिस्फैक्शन मुझे रियलाइज हुआ सेटिस्फैक्शन आएगी जब बाकी लोगों को इम्पैक्ट कर पाओगे बाकी लोगों को जितना डायरेक्ट इम्पैक्ट कर पाओगे उतना बढ़िया हो जाएगा डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे करोगे बेस्ट वे टू डू डायरेक्ट इम्पैक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट वे इज सिविल सर्विस ये असम्पशन ये तुमसे गलत नहीं है इट इज नॉट आपको बताऊंगा क्यों बट दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग आई हैड एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग कॉलेज में हो समझदार हो पढ़ रहे हो लिख रहे हो अपने करियर बना लोगे आई वाज नथिंग बिकॉज इफ यू डू बॉडी बिल्डिंग एट योर एज विल बी जॉब व्हाट जॉब विल यू गेट बेस्ट केस सिनेरियो गिव मी राइट बेस्ट केस मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं I had taken a way so weird and so tangential that I had to figure out कि अब मैं मेन स्ट्रीम में घुसूं कैसे क्या करते हैं जो सब लोग मेन स्ट्रीम में घुसना चाहते हैं इस देश में सिविल सर्विसेज करते हैं मुझे लगा हम सिविल सर्विसेज करेंगे I had that passion for it you know and I figured because of my bodybuilding experience that this can be done and I figured कि उसने मतलब इतना मजबूत मुझे कर दिया तो मुझे लगा था यार इससे मुश्किल तो नहीं होगा
सामने हम बैठ के नॉर्मल लेवल पे पढ़ रहे थे और बढ़िया मज़ा आ रहा था। और मुझे पहले किसी ने ये नहीं बताया कि पढ़ाई में भी इतना मज़ा आ सकता है। आपके केस में ना देर इज अ दिस आपके केस में देर इज अ प्रॉब्लम। आप लोग हो कन्वेंशनल एजुकेशन के अंदर। कन्वेंशनल एजुकेशन में द एग्जामिनेशन सिस्टम आई थिंक इज टू सफोकेटिंग। आप एक्चुअली में मज़ा नहीं ले पाते जिन चीज़ों का मज़ा लेना आता है। वो सेम चीज़ आपको नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने में मज़ा आता है ना, हिस्ट्री चैनल दिखाने में मज़ा आता है। वाई डज दैट हैपन? यूपीएससी इज ओपन एंडेड, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास सिलेबस है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास एक एग्जाम है, वो एग्जाम आएगा तो कर सकते हो, करके दिखा। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को आप कहाँ से पढ़ के आए नहीं पढ़ कर आए। दैट व्हाट आई लाइक अबाउट इट, दैट ओपन एंडेड इज गिव मी दैट स्पेस एंड एनर्जी। वो ओपन एंडेड है, वो स्पेस और वही एनर्जी आपके पास एग्जिस्ट करती है आउटसाइड दिस स्ट्रक्चर, और उसको कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ेगा। लाइक वो कहीं नहीं जाएगा, इट विल बी देयर एंड यू विल हैव टू फाइट एंड फाइंड अ वे टू नेविगेट। जब मैंने यूपीएससी करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि पढ़ाई बढ़िया चीज़ है, यूपीएससी हो या ना हो पढ़ाई में मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने करी फिर पढ़ाई, वो मज़ा आया मुझे, मैं पढ़ता चला गया। मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ और मैंने फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी करी, वो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे फिर आई हैड दैट फीलिंग ऑफ द ऑपोजिट वे तो अ कंप्लेंट कि मुझे स्कूल और कॉलेज में सॉर्ट ऑफ फेल सा कर दिया। जो चीज़ें मुझे पहले बताई जाती थी 10 साल पहले, वो अब नहीं पता चली। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज में एंट्री करी। मैंने देखा कि ये तो नहीं है, इट इज नॉट द पेनिशिया टू ऑल द प्रॉब्लम्स। वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव, वेरी इम्पैक्टफुल। पावर, देयर इज पावर, देयर इज रिस्पेक्ट, बट इज इट दैट डायरेक्ट पावर, बट दैट डायरेक्ट इम्पैक्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर, that makes you go wow, that makes the sparks fly, that gets the magic? No, because it is too restrictive. Too many rules, too many foundations, not dynamic enough. For me, it was not satisfying. क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट शायद ऐसा था, हो सकता है IAS में डिफरेंट हो, उनका थोड़ा ओपन एंडेड होता है, डायनेमिक होता है। IAS में बड़ा स्ट्रेट जैकेट है, आपको ये करना है, ये आपके रूल हैं, ये आपके लॉज हैं, मेक श्योर कोई इनको वायलेट ना करे, इनको करो, आप इम्प्लीमेंट करते हो। दिस इज योर जॉब एज एन IAS। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचाओ, और कोई अगर चोरी कर रहा है तो उसको पकड़ो, बस ठीक। अब इसमें भी वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो मुझे चाहिए था। जो रिलेंटलेसनेस की बात हुई ना, तो फिर मुझे लगा कि इससे बात नहीं बनेगी, इसको भी छोड़ा जाएगा। दैट इज द फीलिंग आई हैड एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट लाइक दैट फीलिंग आई गॉट फ्रॉम डे वन। रेस्टलेसनेस की हम बात करते हैं, अगर मैं ये बात उस टाइम पर बोलता तो सब मुझे पागल बोलता है, शायद बोलते आई डोंट नो, बट अब क्योंकि ये स्टोरी है टर्न्ड अ लिटिल पॉजिटिव, इसलिए लोग पागल नहीं बोलते हैं, बिकॉज आई क्विट द IAS। And why would anybody quit the IAS? You quit the IAS because you look for something bigger. You quit the IAS because आपको लगता है कि इससे बड़ी चीज़ें दुनिया में हैं, लाइफ है बहुत छोटी और सब कुछ करके मरेंगे एक बारी लाइफ, कुछ बड़ा करें, ये तो हो गया, इससे बड़ा क्या है? ये रिलेंटलेसनेस और ये रेस्टलेसनेस मेरे अंदर थी। मेरे से उसने बॉडी बिल्डिंग कराई, फिर उसने मेरे से सिविल सर्विसेज कराई, फिर उसने मेरे से सिविल सर्विसेज छुड़वाई। वही रेस्टलेसनेस आपके अंदर है, इसलिए आप यहाँ पे बैठे। दिस इज द ओनली पॉइंट आई वांट। बस इस चीज़ को लो, इस चीज़ को पहचानो, इस चीज़ के और अंदर घुसो, खुद के साइकोमेट्रिक टेस्ट लो, समझो कि क्या है साइंस, व्हाट इज साइकोलॉजी एंड द साइंस ऑफ साइकोलॉजी टेलिंग अस अबाउट सक्सेस। अपने आप को अच्छे से पहचानो एंड नॉट अ वेग सेंस कि भाई अपना वो आप ढूंढो जो है इंडिया गॉट टैलेंट वाला फैक्टर। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अच्छे खासे न्यूमेरिकल टेस्ट हैं आज की डेट में, फ्री, गूगल, उनको लो, अपनी पर्सनैलिटी समझो, देखोगे कौन सी चीज़ कोरिलेट कहाँ करती है, उसको करो और उसके पीछे पड़ जाओ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आवाज़ अंदर से निकलेगी और अगर स्टेट्स हाई होंगे तो मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा, एनर्जी लेवल भी हाई होगा, फिर पीछे नहीं हटता आदमी। उसको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये करो और वो करोगे, आपको टाइम टेबल फॉलो करने हैं और आपको ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी। यू डोंट आस्क द क्वेश्चन कि कोचिंग में क्या करना चाहिए और बुक पढ़नी नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पता होगा ऑलरेडी, उसमें घुसने से पहले पता होगा आपको क्या करना है, और उसके बाद वो करके बाहर ही निकलोगे आप। उसके बाद रिलेंटलेसनेस होगी, रेस्टलेसनेस होगी, उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि हैप्पी अभी भी वही कर रहा हूँ मैं पहले कर रहा था, आई एम स्टिल लुकिंग एंड दैट आई थिंक इज द ब्यूटी ऑफ इट। देयर इज नो एंड, देयर शुड बी नो एंड। हमको एक लाइफ मिली है, देयर इज नो एविडेंस कि यहाँ पे रिवर्स होता है नहीं होता, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन,
हमारी प्रोडक्टिव लाइफ छोटी है और भी छोटी है, जिस हिसाब से दुनिया का रुख चल रहा है कुछ नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा, जो करना है करो, टेक सम रिस्क्स, दिस इज व्हाट आई विल से। I was not a guy who had plan B frankly, but I will suggest कि plan B होना चाहिए। There is a difference between want and need. This is my last point. Want and need. Need क्या है? क्या घर पे कोई हम पे डिपेंडेंट है? क्या हमको पैसे कमाने हैं किसी और की सर्वाइवल के लिए? क्या हमारे पास एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिस्क ले सकते हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिनके यहाँ पे बैठे हैं रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं, नहीं ले रहे। हमारे मिडिल क्लास में, इंडिया में और हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी मुझे लगता है रिस्क टेकिंग को ऐसे निचोड़ देते हैं वो सेफ्टी के बायस की वजह से कि बचता कुछ नहीं है, एक नौकरी के अलावा कुछ नहीं दिखता फ्यूचर में। दैट इज नॉट लाइफ, जॉब इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, यू कैन डू अ लॉट मोर, बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो अगर आप करने के लिए निकलोगे। हालांकि देयर विल बी वेरी बिग रिस्क एसोसिएटेड, बट दैट इज व्हाट आई हैव डन एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्न। That is what has made me successful. That is what has made me cry. That is what has made me happy. That is what has made me sad, and I will do it until the day I die. Thank you. गले में उनके खुदा की अजीब बरकत है, गले में उनके खुदा की अजीब बरकत है, वे बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। सर मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे हर व्यक्ति में गोल्ड होता है। पॉडकास्टर को चाहिए कि पॉडकास्ट में व्यक्ति के उस गोल्ड को निकालने के लिए यथोचित प्रयास करे। सर आज आपने उदार मना होकर हमसे बिना कोई अन्याय विनय करवाए, हमसे बिना कोई प्रयास या माइनिंग करवाए अपने जीवन के स्वर्णिम असरफियों की बरसात हम पर कर दी। इसके लिए हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। हमारा हृदय कोश सदैव उन असरफियों को संजोए रखेगा और उससे चिरकाल तक प्रकाशमान रहेगा, ये हमारा विश्वास है। तो मेरा नाम अमितेश है। तो मैं पूछना चाहता था कि हमको आंसर राइटिंग की कब प्रैक्टिस करनी चाहिए, कब करना चाहिए, हमको कब एहसास होता है कि हमको अब आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? आई थिंक एहसास तो हमको पेपर की तैयारी करने से पहले ही हो जाता है। आंसर राइटिंग है ना, फोमो बहुत ज़्यादा है, इट इज टू मच आंसर राइटिंग ऑफ फोमो बिकॉज इट इज अ थिंग व्हिच यू डोंट नॉर्मली प्रैक्टिस। करेक्ट आंसर इज लगभग 4 से 6 महीने लगते हैं, क्योंकि मैं हज़ारों स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ, हर साल सेम चीज़ पैटर्न बहुत क्लियर है। 4 से 6 महीने लगते हैं नॉर्मल स्टूडेंट को जीएस के फाउंडेशन बनाने में। जैसे ही वो बन जाए आंसर राइटिंग की रेगुलर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अभी का एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि अभी 2026 में 27 में तुम देना होगा एज यू राइट। अभी से लेकर जब तक प्रीलिम्स नहीं आता मई तक, सिर्फ और सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स पे अपना माइंड खोलवाओ, बिकम अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग, इसके जो डोमेन्स हैं वो क्या है, विदाउट बीइंग थ्योरेटिकल, विदाउट बीइंग एकेडमिक टू मच। जैसे ही प्रीलिम्स आता है और आपकी एक लेवल की तैयारी हो जाती है फॉर ऑल दीज बेसिक बुक्स जो अंश ने बहुत अच्छे से बताया, बेसिक बुक्स एक बारी हो गई, 2 बारी हो गई, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो उसके बाद एंड देन डू दैट कंसिस्टेंटली अंटिल फॉर एटलीस्ट 6 months। So answer writing is also actually like a muscle, and I keep using this analogy of a muscle because the brain is like a muscle. Knowledge accumulate करी जा सकती है फास्ट पेस पे और बहुत जल्दी कंज्यूम भी हो जाएगी। Cognitive science is very clear about it. Memory can be enhanced, no problem. Skill cannot be enhanced at that pace. Skill will take time. Skill will take muscle memory. Skill will take you writing on a piece of paper and making sure that that output is coming on demand. उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 6 महीने should be more than enough. So first 3-4 months build your foundations. Once they are done, immediately start writing and don't stop writing until it is over. Because जितना आप लिखोगे आंसर राइटिंग और नो आंसर राइटिंग, उतने थॉट्स रिफाइन हो जाएंगे आपके। लैंग्वेज whether it is spoken or it is written reflects the clarity of thought that you have or don't have. तो जैसे ही लिखोगे ना आप, you will feel a writer's block, नहीं निकलेगा अच्छे से, the flow won't come, the points won't come, and it will expose very clearly that you don't know too much. So yes, that's your answer. जी Good afternoon, sir. My name is Priyanshi. I'm in second year. Sir, मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी-कभी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के प्रेशर में आगे करते हैं, हमें करने का मन नहीं होता लेकिन हम फिर भी वो चीज़ें करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत पसंद होती है लेकिन अब हमने कोई और रास्ता चूज़ कर लिया होता है तो हम उसमें नहीं हो सकते।
फिर आपके 10 साल के बाद यू विल बी क्विटिंग द IRS। तो सर जैसा कि आपने भी बताया कि आप अपने मतलब जॉब में थे, तो आपने ये फिगर आउट किया होगा कि अब मुझे इसको छोड़ना है, तो सर वो आपने कैसे फिगर आउट किया? क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी पोजीशन पे जाके उसको छोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन है। हाँ, वो इसीलिए फिगर आउट हुआ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ मिली जो मुझे बहुत क्लियरली बता रही थी इसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। क्यों मिलेगी ज़्यादा सक्सेस? ये मेरे सिस्टम के लिए अट्यून है। आई एम बिल्ट फॉर इट, समझ रहे हो? उस चीज़ को बीट नहीं कर सकते आप। इफ़ यू आर बिल्ट फॉर इट, विच इज़ टू से दैट आपके पास किसी चीज़ का टैलेंट है और उस फील्ड में आप चले जाओ तो आप बाकियों को पीछे छोड़ जाते हो। सोसाइटी का प्रेशर बहुत रियल है, बहुत असली है। लोग कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सोसाइटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ये नॉनसेंस है। बहुत फ़र्क पड़ता है, उनका प्रेशर रियल होता है। उसके प्रेशर के अंदर आके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इट इज़ ट्रू। बट हमको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे हो सकता है रेबल करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द फैक्ट। कोई नहीं खुशी से करने देगा आपको अजीब सी चीज़। सब लोग आपको यही बोलेंगे सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। द ओनली थिंग दैट विल सेव यू इज सुपर कन्विक्शन। सुपर कन्विक्शन, मैंने आपको बताया ना कि सुपर कन्विक्शन ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, या आप अज्यूम कर रहे हो कि वो आपका पैशन है, आप अज्यूम कर रहे हो कि उसमें सक्सेस मिल रही है, कि वो एक्चुअली मिल जाएगी, डू नॉट नो। हाउ विल यू नो? आपका होमवर्क है कि उसको इंश्योर करना कि वो करेक्ट है। IRS का जॉब छोड़ने से पहले मुझे 3 साल लगे थे। इट टुक मी 3 years टू अंडरस्टैंड कि डिसीजन करेक्ट है या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट्स। साइकोमेट्रिक टेस्ट्स से ये निकला कि कोई भी इंसान अगर हाईली क्रिएटिव है तो उसको स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस पसंद नहीं आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा मैंने कौन सा साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया। Big 5 Ocean is the best psychometric test of psychometric psychology available today, freely available. Take it, वो बहुत कुछ बताएगा आपके बारे में। उसका एक फैक्टर होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज अ क्रिटिकल पर्सनालिटी फैक्टर। इट डज नॉट चेंज अक्रॉस लाइफ टाइम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप में वो ट्रेड्स आए उसमें आपको स्कोर मिलेंगे तो वो ट्रेड्स बदलेंगे नहीं अगले 20-30 साल। उन पे डिसीजन लेना फिर भी समझदारी की बात हो जाएगी, क्योंकि वो परमानेंट से ट्रेड्स हैं, मूड के साथ चेंज नहीं होते। मुझे क्लियरली बता दिया था उस टेस्ट ने, बट उसके बाद भी नहीं। पहले फर्स्ट आई स्पोक टू पीपल हु न्यू मी वेरी वेल। they said don't leave it. They said don't leave. फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी जो उस साइड पे थे, एंटरप्रेन्योरियल साइड पे थे, क्रिएटिव साइड पे थे। उनसे बोला तो उन्होंने कहा यू लीव। ओपिनियंस वर डिवाइडेड। घूम फिर के फिर उसको तब भी मैं नहीं रुका। देन आई वेंट टू मेडिटेशन रिट्रीट टू थिंक विद क्लैरिटी। फंडामेंटल्स क्या हैं लाइफ के, ये डिसीजन जो लिया जा रहा है किस बेसिस पे लिया जा रहा है, क्या करूं मैं कि कभी भी रिग्रेट ना हो उसके लिए, कौन सी वो लेवल ऑफ क्लैरिटी मुझे चाहिए कि मुझे कभी वापस ना सोचना पड़े, और हमेशा जब मैं बात करूं इसमें क्लैरिटी के साथ बात निकले। क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे सवाल पूछा जाएगा बहुत सालों तक। उसकी क्लैरिटी मेरे को फाइनली मिली, एंड इस लेवल तक क्लैरिटी मिली कि मैं उसको पेपर पे लिख के बता सकता हूँ आपको उसके 8-10 पॉइंट क्या थे, उसके नंबर्स क्या थे, और एट दैट आफ्टर दैट पॉइंट इट हैड बिकम इन माय DNA, इन माय बोन्स। आई न्यू इट इज द राइट कॉल। बहुत डाउट किया मैंने अपने आप को, 1-2 बारी रिजिग्नेशन देने से पहले डर गया, वापस ले ली, फिर उसके बाद क्लैरिटी आई, मुझे मिली क्लैरिटी। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत अजीब है, जो कि नॉर्मल नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है। यूनिवर्स साइंस देती है, आपको इशारे मिलेंगे और आप उन इशारों को थोड़ा सा फॉलो करोगे तो और इशारे मिलेंगे आपको। इट इज़ वेरी वेरी सटल। मैं आपको कैसे टेम्परेटाइज करके ये चीज़ बताऊँ क्या ठीक है या नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, आपको इंटरनली पता होगा। आप योर अलार्म बेल्स विल बी रिंगिंग ऑफ द हुक, व्हाट एल्स कैन आई टेल यू, यू विल नो इट इन योर बोन्स। आपको पता होती है चीज़। अगर वो नो इट इन योर बोन्स वाली फीलिंग आ चुकी है तो मे बी इट इज टाइम टू रेबेल। So like you talked about restlessness in your speech. Today we live in a materialistic world. So what contribution does money have to that restlessness? क्या money उसका कारण है? It's a drug, full on addiction, full on dopamine drug, a narcotic, an intoxicant, and it is very powerful. Money is a drug, and you will be consuming it. ठीक है? To what extent do you plan to use it in your journey is the critical point. मनी की इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती करेंसी की। मनी अलग अलग चीज़ें खरीद सकता है, बड़ी यूनिवर्सल, एक बड़ी वाइड बेस्ड करेंसी है। द वे आई लाइक टू थिंक अबाउट इट इज दैट वी आर इन अ वीडियो गेम। वीडियो गेम में जो टोकन्स और पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही ओपन एंडेड है। जैसे ही सर्वाइवल इंश्योर होगा आपका, जैसे ही आपका माइंड मांगेगा डोपामाइन, एक्साइटमेंट, समथिंग न्यू, समथिंग शाइनी, समथिंग मोर ब्यूटीफुल।
अगर वो आप पे हावी हो गया तो आप सारी ज़िंदगी उसमें निकाल दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ज़िंदगी कहाँ चलेगी। दैट इज़ व्हाट यू विल सी मोस्ट कैपिटलिस्ट, मोस्ट बिजनेसमैन डूइंग। मुझे लगता है एट सम पॉइंट ओके करने दो उनको, एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग प्रोडक्टिव। हाउ इज द मनी कमिंग विल बी अ क्रिटिकल फैक्टर। आई थिंक इफ दैट, अगर वो डोपामिन एडिक्शन आ रही है, आने दो उसको, बट मेक श्योर वो आपको प्रोपेल कर रही है। इट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल इनोवेट, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंसेंटिवाइजेशन वर्क्स। ह्यूमन बिहेवियर इज बेसिकली इंसेंटिव ड्रिवन। चूहे, डॉग्स, कैट, साइकोलॉजी पे हर तरीके के जानवर पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। किसी चीज़ को अगर आपको एनहांस करना है तो उसको रिवॉर्ड करो, किसी चीज़ को अगर कम करना है तो उसको पनिश करो। मनी इज ए यूनिवर्सल टाइप ऑफ रिवॉर्ड विच इज फ्लोटिंग समवेयर। अगर आप ले सकते हो तो जाके ले लो, एंड इफ यू कैन गेट इट विद द राइट थिंग्स देन व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। यहाँ पर ये नितिन कामत भी तो है ना एन एग्जाम्पल। लुक एट द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट ही इज क्रिएटेड। अब बाय क्रिएटिंग दैट वेल्थ उसने एक रिसोर्स एलोकेटर बना दिया अपने आप को। दैट इज अ बिग डील। नो IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर इज अ रिसोर्स एलोकेटर ऑफ दैट लेवल, राइट। देन टू एंड द पॉइंट, मनी वाला जो पॉइंट है ना, बिकॉज इसमें बहुत सारे मॉरल और एथिकल कॉनोटेशंस भी हैं। जो बेस्ट आंसर मुझे आज तक मिला है वो वॉरेन बुफे का है। वॉरेन बुफे ने किसी से पूछा, somebody asked him कि आपके पास इतना पैसा है पर आप लोग कैसे सोते हो? लोग भूखे मर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आप एक चेक लिखोगे तो एक कंट्री की भुखमरी खत्म हो जाएगी, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? उसका जवाब था, यार देखो ऐसा है कि आई एम बॉर्न इन्वेस्टर। मेरी फितरत, मेरी नेचर, मेरा माइंड, मेरी बॉर्डर लाइन ऑटिज्म या जो भी है उसको is designed towards numbers and investing. That is what I love. ठीक है? Because I am investing, society will benefit by waiting. जब मैं मरूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 90% अपनी वेल्थ। तो क्योंकि वो मेरे पास थी और क्योंकि मैं अच्छा इन्वेस्टर हूँ और क्योंकि मेरी नेचर ही ये है, इसलिए मैं उसको बड़ा करता रहूँगा। जैसे ही खत्म होगा सारा वापस निकल जाएगा। I think that's a great way to think about it. You know, we use it as a motivator to push us forward without breaking our ethical connotations. If we accumulate, then in the end we distribute. That is the best way to do it. मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुटते गए और काफिला बनता गया। पहले प्रश्नकर्ता ने बड़े समय लेकर, बड़ा साहस दिखाकर पहला प्रश्न पूछा और अब प्रश्नों का एक काफिला यहाँ पे तैयार हो गया है। लेकिन सर समय की भी थोड़ी मर्यादा है। हम चाहते हैं at least one YouTuber has been spotted ना, future YouTuber तो ये बनेगा। हम अंतिम 2 प्रश्न लेंगे अब, कृपया आप पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम पार्थ पाराशर है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक दिन में 24 आवर्स है हमारे पास, लेकिन सर मैं पर्सनली मेरी थिंग ये है कि सर रात में जब सोने जाते हैं एक रिग्रेट रह जाता है कि यार पूरा दिन में से पूरा दिन मतलब 24 आवर्स तो नहीं लेकिन मैक्सिमम आवर्स कम से कम प्रोडक्टिव तो रहें, लेकिन सर ये रिग्रेट हमेशा रह ही जाता है। और कभी कभार तो ये होता है कि सर पूरा दिन ही प्रोडक्टिव नहीं हुआ, अनप्रोडक्टिव दिन रहा। आपने वो काम नहीं किया उस दिन में, जिस काम में आपको जो आपको जेन्युइनली पसंद था, अभी पिछले आधे घंटे से और बाकी के दिन के जो 8-10 घंटे में क्या फर्क था? Why do you feel more alive? Well, it's true. It is what you want to hear. It is what is real, no? It is there, right in front of you. You cannot deny it. And what is there in front of you is the fact that you want to listen to this. It is important for you. आपके अंदर कुछ है जो आपको लग रहा है कि ये करेक्ट है, ये सच है, ये अनफिल्टर्ड है। आपने वो काम करे नहीं करे, आप वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जिससे आपके रोंगटे खड़े होते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। अगर आप वो कर रहे हो तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन की, बहुत सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। आई फेल्ट इट एंड आई हैव फेल्ट years of feeling dissatisfied. I was in a nightmarish situation, मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप सब कुछ ठीक चल रहा है ऑन द सरफेस, IRS है, सब कुछ है, लोग सलाम कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है लेने के लिए, जाने के लिए, साहब है, सब कुछ है, सारी बातें ठीक है। रेस्टलेस इन द नाइट, नॉट हैप्पी। नहीं हुआ मेरे हाथ से वो काम जो मैं करना चाहता था। मैंने वो काम करे जो मेरे टेबल पर आए, मैंने जस्टिस कर दिया उसको, बट कोई जादू नहीं हुआ, नहीं जादू नहीं हो रहा है। If that feeling is not there, you are not doing what you are really wanting to do. Be completely, ruthlessly, secretly honest अपने साथ. What is it that gives you the goosebumps and then you change it? That's it. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़े धैर्य से हमारे प्रश्न लिए।
और हमारे गागर सी मस्तिष्क में सागर सी विशालता को धारण किए अपने अनुभव और ज्ञान का संधान कर हमें परिपूर्ण बना दिया है। जो लोग प्रश्न नहीं पूछ पाए उनके लिए आपके प्रश्न सर को अगली बार बुलाने के लिए हमारे लिए एक मजबूत वजह का काम करेगी। आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सर को हम फिर से इनवाइट करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल पाए, क्योंकि कुछ अधूरे प्रश्न और कुछ अधूरे उत्तर फिर से मिलने का वजह प्रदान करते हैं। अब मैं हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष अर्पित से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया यहाँ आकर अतिथि का धन्यवाद ज्ञापन करें। Good afternoon, everyone. I am Arpit Yadav, President of Udan, the Motivational Society of Hansraj College. I would like to extend a heartfelt gratitude to each and everyone who made this event a huge success. And first and foremost, I would like to thank our esteemed guest speakers, Mrs. Sonal Goyal and Mr. Ravi Kapoor sir and Mr. Arsh Verma sir for sparing their time and gracious this occasion with her presence and inspire us with his words. Moving on, a huge heartfelt thanks to our esteemed guide, Principal Ma'am, for her unwavering support in making this event possible. And I would also like to extend sincere gratitude to our convener, Dr. Vikas Singh, for his guidance and support, which played a pivotal role in bringing this event to life. To Team Udan, heartfelt gratitude for the seamless execution of every task. A special appreciation to the organizing team and volunteers for their relentless dedication and hard work, ensuring the success of this event. My team, your enthusiasm and passion for Udan are the only driving force behind our success. Lastly, a huge thank you to all of you, our wonderful audience. Thank you.